सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं चनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडोना से। आज हम तुलनात्मक शासन व राजनीति के अंतर्गत फ्रांसीसी संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। यूरोप का एक महान व विशाल राष्ट्र फ्रांस क्या है, उसकी विशेषताएं, फ्रांसीसी संविधान के तहत कौन कौन सी बातें शामिल की गई है, फ्रांस का जो संविधान है उसे क्यों संकट काल का शिशु कहा जाता है। तो इन सब बातों के बारे में आज के इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी संविधान, सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि की। संवैधानिक विकास कैसे हुआ फ्रांस के संविधान का। 1789 की जो महान क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद निरंकुश बुर्बोन वंश की राजशाही व्यवस्था का अंत हुआ तथा सर्वप्रथम 1791 में एक लिखित संविधान का निर्माण किया गया। तो 1789 की जो महान क्रांति स्वतंत्रता की, उसके बाद में जो राजशाही व्यवस्था थी उसका अंत होता है और 1791 में एक लिखित संविधान का प्रथम बार निर्माण होता है। इसमें सीमित राजतंत्र तथा निर्वाचित संसद की व्यवस्था की गई थी, परंतु यह असफल रहा। सन 1793 में जैकोबिन्स द्वारा निर्मित नए संविधान में प्रथम बार गणतंत्र की व्यवस्था की गई। फ्रांसीसी संविधान और गणतंत्र शब्द जो है एक दूसरे से बहुत ही नज़दीकी से जुड़े हुए हैं, पर्याय के रूप में काम में आते हैं। और गणतंत्र शब्द भारतीय संविधान में भी फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। तो गणतंत्र शब्द का प्रथम बार इस्तेमाल 1793 में किया गया। इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई और 24 सदस्यों की मंडलात्मक कार्यपालिका का इसमें प्रावधान किया गया। परंतु ये भी आगे चल कर के सफल नहीं हो पाया और इसके प्रति भी कह सकते हैं कि वहाँ पे विरोधाभास हुआ और इसे नामंजूर कर दिया गया। 1795 में इस संविधान के असफल रह जाने पर नया संविधान बनाया गया, जिसे डायरेक्टरी का संविधान कहा गया। इसमें 500 व्यक्तियों की एक काउंसिल थी और दूसरी एक वृद्धों की काउंसिल, जो वृद्ध व्यक्ति है उनकी काउंसिल के रूप में विधायिका तथा 5 व्यक्तियों से युक्त एक डायरेक्टरी नामक कार्यपालिका का प्रावधान इसमें किया गया 1795 में। तो 5 व्यक्तियों से युक्त डायरेक्टरी नामक जो कार्यपालिका बनाएगी, उसी के कारण इसे डायरेक्टरी का संविधान कहा गया। परंतु 1799 में नेपोलियन द्वारा तानाशाही पूर्वक नया संविधान लागू कर दिया गया, इसके पूर्व वाले का अंत कर दिया गया और कॉन्सुलेट का शासन प्रारंभ हुआ। नेपोलियन स्वयं प्रथम कॉन्सुल बना और 1804 में स्वयं को सम्राट घोषित उसने कर दिया। नेपोलियन द्वारा फ्रांस में अनेक सामाजिक, वैधानिक तथा प्रशासनिक सुधार किए गए। 1814 की जो वाटरलू की लड़ाई है उसमें उसका अंत हुआ। इसके बाद 1848 की जो क्रांति हुई उसमें द्वितीय गणतंत्र की स्थापना की गई। 1852 में नेपोलियन तृतीय ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया गया और 1870 में जर्मनी से हार के बाद इस साम्राज्य का भी अंत हो गया। तो इस प्रकार दूसरा गणतंत्र जो है वो 1848 में आया और 1870 में उसका अंत हो गया। 1875 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा स्थायी संविधान के निर्माण हेतु 30 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। 5 वर्ष में संविधान का गठन हुआ और इस प्रकार 1875 में इसे लागू किया गया और इसे तृतीय गणतंत्र कहा गया।
तो ये तृतीय गणतंत्र बना। इसमें संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। इसमें गणतंत्र की व्यवस्था की गई। एक संवैधानिक कार्यपालिका तथा दूसरी वास्तविक कार्यपालिका संसदीय प्रणाली की तरह ही उसका गठन किया गया। प्रतिनिधि सभा व सीनेट की इसमें व्यवस्था की गई। ब्रिटेन की तरह ही यहाँ पे भी संसद को सर्वोपरि मानने की बात कही गई। तो ये था तृतीय गणतंत्र जो 1875 में लागू हुआ। उसके बाद आते हैं सीधे ही 1946 में। 1940 में तृतीय गणतंत्र का भी अंत हो गया तथा 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने 27 अक्टूबर 1946 को नया संविधान लागू किया। इसे चतुर्थ गणतंत्र कहा गया। 1946 में चतुर्थ गणतंत्र की स्थापना हुई। संसदीय प्रणाली ही इसमें रखी गई, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण फ्रांस को यूरोप का रुग्ण देश कहा जाने लगा, यूरोप का रोगी कहा जाने लगा। इस संविधान के 12 वर्षों के काल में ही 25 मंत्रिमंडलों का गठन हो गया। तो ज़्यादातर जो है प्रावधान इसमें तृतीय गणतंत्र के समान ही थे। केवल विधायिका और कार्यपालिका के संबंध में कुछ सुधार किए गए, लेकिन 12 वर्षों के काल में ही इसमें 25 मंत्रिमंडलों का गठन हुआ। तो सरकारें लगातार बनती और बिगड़ती गई और इस कारण फ्रांस जो है यूरोप का रोगी बन गया। तो ये इस प्रकार 4 गणतंत्र की स्थापना पूर्व में हो चुकी थी फ्रांस के अंदर। अब बात करते हैं पंचम गणतंत्र की। 1958 में जनरल डी गाल ने 39 सदस्यों के सहयोग से नया संविधान मात्र 3 महीने में तैयार किया। इसे नागरिकों द्वारा जनमत संग्रह से स्वीकार भी किया गया। इस संविधान को पंचम गणतंत्र कहा गया है। यह 4 अक्टूबर 1958 से लागू हुआ। तो जो पूर्व में जो गणतंत्र स्थापित हुए 4, उनके बाद ये नया संविधान बनकर के सामने आया 1958 में, और इसे पंचम गणतंत्र कहा गया जो 4 अक्टूबर 1958 से लागू। तो जनरल डी गाल, इसे डी गाल पढ़े, जनरल डी गाल द्वारा 39 सदस्यों के सहयोग से नया संविधान बनाया गया 3 महीने में। ये संविधान सभा जो है, संविधान सभा इसको नहीं मान सकते क्योंकि संविधान सभा का निर्वाचन के द्वारा यहाँ पे गठन नहीं हुआ था। केवल अपने 39 सदस्यों के सहयोग से उन्होंने इसे तैयार किया था। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो वो है, प्रथम है निर्मित संविधान। इसे निर्मित संविधान की श्रेणी में रखा जाएगा क्योंकि इसका बाकायदा एक निर्माण किया गया। बिना संविधान सभा के निर्मित संविधान की श्रेणी में फ्रांसीसी संविधान को रखा जाता है। फ्रांस का वर्तमान संविधान जनरल डी गाल और उनके मंत्रिमंडल सदस्यों तथा 39 सदस्यीय परामर्शदात्री सभा द्वारा निर्मित, लेकिन इसे संविधान सभा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा नहीं किया गया था। फिर भी इसे निर्मित संविधान अवश्य कहा जा सकता। तो ये निर्मित संविधान है, बिना संविधान सभा के निर्मित संविधान, निर्मित संविधान की श्रेणी में इसे रखा जाएगा, विकसित संविधान नहीं। दूसरी विशेषताओं की बात करें तो दूसरी है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता। फ्रांस के संविधान का अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है कि मताधिकार की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन राजनीतिक दल होंगे, अर्थात संविधान में राजनीतिक दलों को मान्यता दी गई। तो राजनीतिक दलों को यहाँ पे मान्यता दी गई है। तीसरी विशेषताओं की बात करें तो वह है मिश्रित शासन प्रणाली। फ्रांस के पंचम गणतंत्र में संसदीय और अध्यक्षीय प्रणालियों में समन्वय किया गया है। वर्तमान में मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन वह संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं, उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं है। तो मिला जुला सा इसमें प्रयोग किया गया है। संसद के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, मत नहीं प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वोटिंग होती है किसी विधेयक पे तो वहाँ पे वो भाग नहीं ले सकते। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रीय सभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास करके उसे हटा सकते। तो यहाँ पे ये बात जो है इसे संसदीय शासन प्रणाली के नज़दीक लाती है। वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति
नाम मात्र का राष्ट्रपति नहीं है, वह महान शक्तियों से युक्त कार्यपालिका प्रधान है, जो प्रधानमंत्री के परामर्श पर नहीं, जो कि संसदीय प्रजातंत्र का एक प्रमुख लक्षण होता है संसदीय शासन प्रणाली का, तो उसके परामर्श पर नहीं बल्कि स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों का संपादन करता है। तो यहाँ पे दोनों में अंतर महसूस होता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रीय सभा भंग की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। तो ये बहुत ज़्यादा मिश्रित शासन प्रणाली होगी, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन प्रणालियों का दोनों की ही कुछ कुछ बातें इसमें शामिल की गई, इसलिए इसे मिश्रित शासन प्रणाली कहा जाता है। अगली विशेषता की बात करें तो वह है मौलिक अधिकार। संविधान की प्रस्तावना में 1789 की जो मानवाधिकार घोषणा है, घोषणा पत्र, उसको स्वीकार किया गया। प्रस्तावना में उदारवादी तथा समाजवादी दोनों ही विचारधारा दृष्टिगोचर होती है। इसके तहत स्त्री पुरुष समानता, काम करने का अधिकार, हड़ताल का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता, अवसरों की समानता आदि शामिल किए गए हैं। लेकिन फ्रांस में मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो जिस प्रकार भारत में न्यायिक संरक्षण उनको मिलता है, वैसा फ्रांस में नहीं है। जिस प्रकार अमेरिका के अंदर न्यायिक संरक्षण प्रदान किया गया है, वैसा फ्रांस में नहीं है। तो ये इन दोनों में अंतर है। संकट काल का शिशु, जो अगली विशेषता है वो है संकट काल का शिशु। फ्रांस में 1946 के चतुर्थ गणतंत्र के समय प्रारंभ हुई राजनीतिक अस्थिरता ने एक दशक तक फ्रांस को झकझोर दिया था। तब बार बार सरकारों के पतन और आर्थिक अवनति के कारण जनता भविष्य को लेकर के आशंकित थी और 1958 का सैनिक विद्रोह हुआ। अतः गृह युद्ध की इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां प्रदान कर मिश्रित संविधान बनाया गया, इसीलिए इसे संकट काल का शिशु कहा जाता है। तो जो परिस्थितियां बनी उस समय लगातार 1948 पढ़ने से, तो उसके कारण अस्थिरता का दौर था और इसलिए चतुर्थ गणतंत्र वहाँ पे असफल हुआ और एक मिला जुला संकट को टालने के लिए जनरल डिगाल द्वारा पंचम गणतंत्र बनाया गया, इसीलिए इसे संकट काल का शिशु कहा जाता है। अगली विशेषता की बात करें तो वो है कठोर संविधान। अनुच्छेद 89 के अनुसार संविधान में दो तरह से संशोधन किए जा सकते हैं। प्रथम, राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्ताव पेश करने पर दोनों सदनों द्वारा 60% बहुमत से पारित करना आवश्यक। और दूसरी जो प्रणाली है उसमें प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद सदस्यों द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात जनमत संग्रह द्वारा संशोधन। तो इस प्रकार प्रथम में 60% बहुमत दोनों सदनों द्वारा और दूसरे में जनमत संग्रह होना। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही प्रक्रिया काफ़ी जटिल है और संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे कठोर संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। अगली विशेषता देखें तो वो है प्रस्तावना का महत्व। फ्रांसीसी संविधान में प्रस्तावना भी है। इसमें मौलिक अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति वचनबद्धता तथा फ्रांसीसी संघ जैसी अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान के आदर्श लक्ष्यों, जन आकांक्षाओं तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं का इसमें समावेश किया गया है। तो प्रस्तावना भी इसमें है। अगली विशेषता देखें तो लिखित एवं संक्षिप्त संविधान। फ्रांसीसी संविधान में कुल 15 अध्याय और 95 अनुच्छेद हैं, तो छोटा है भारतीय संविधान की तुलना में देखें, और लिखित है। इसमें निर्वाचन, कानून, विधायिका के गठन, विधि निर्माण प्रक्रिया आदि के बारे में चर्चा नहीं की गई है, तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी गई है, संक्षिप्त है, इसलिए इसे अपूर्ण भी कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न जो है कि किस प्रकार विधि का निर्माण होगा, विधायिका का गठन होगा, निर्वाचन व्यवस्था क्या होगी, इस प्रकार के प्रश्न विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुरूप ही हल कर लिए जाते हैं। तो लिखित और संक्षिप्त संविधान है। अगली विशेषता है एकात्मक राज्य। फ्रांस में एकात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। यहाँ केंद्र को संपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई। 10वीं विशेषता की बात करें तो वह है पंथ निरपेक्ष राज्य। फ्रांसीसी संविधान में राज्य द्वारा कोई घोषित पंथ या धर्म नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक भावनाओं को, आस्थाओं को और मान्यताओं को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई।
तो पंथ निरपेक्ष राज्य है। अगली विशेषता की बात करें तो वह है लोक संप्रभुता। संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संप्रभुता जनता में निहित होगी और जनता द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से या जनमत संग्रह के द्वारा की जाएगी। तो लोक संप्रभुता है, जनता में निहित की गई है। संप्रभुता जो है वो भारत की तरह ही वहाँ पे भी जनता में निहित है। प्रजातांत्रिक गणराज्य। संविधान के अनुच्छेद 2 में फ्रांस को एक अविभाज्य पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक तथा सामाजिक गणतंत्र घोषित किया गया है। संविधान में यह भी वर्णित है कि गणतंत्र स्वरूप को संशोधित नहीं किया जा सकता। तो इतना ज़्यादा गणतंत्र का वहाँ पे महत्व रखा गया है। उसको गणतांत्रिक स्वरूप जो है, अर्थात कि राज्य का प्रमुख जो है वो जनता द्वारा निर्वाचित ही होगा, वंशानुगत आधार पर नहीं होगा, तो उसको कभी भी संशोधित नहीं कर सकते हैं। अधिकार संपन्न राष्ट्रपति तथा निर्बल विधायिका, जैसे कहा गया मिश्रित संविधान है। यहाँ पर मिश्रित शासन प्रणाली। राष्ट्रपति संविधान तथा राज्य का संरक्षक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 7 वर्षों के लिए किया जाता है तथा राष्ट्रीय सभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। तो संसद 5 वर्ष की और राष्ट्रपति 7 वर्ष, जिसे समय से पहले भंग भी राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। विधायिका के दोनों सदनों को लगभग एक जैसे अधिकार दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक सदन ज़्यादा भारी है और दूसरा हल्का, वैसा नहीं है। दोनों को लगभग एक जैसे अधिकार वहाँ पे प्राप्त है। तो अधिकार संपन्न राष्ट्रपति है और निर्बल विधायिका। अगला है अंतिम, संवैधानिक परिषद की स्थापना। एक संवैधानिक परिषद की वहाँ पे स्थापना की गई है। इस परिषद में 9 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है और 1/3 सदस्य हर तीसरे वर्ष परिषद छोड़ते हैं और नए सदस्य पद ग्रहण करते हैं। इस परिषद द्वारा देखिए जो चुनाव, जनमत संग्रह और कानून की वैधानिकता, जो विषय छोड़े गए थे संविधान के अंदर, उनका इसमें जांच की जाती है तथा राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह संकट काल की घोषणा से पूर्व संवैधानिक परिषद से परामर्श अवश्य ले। तो राष्ट्रपति पर नियंत्रण करने के लिए भी ये काम करती। इसे कुछ परिस्थितियों में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त है। इसे संसद का तीसरा सदन भी कहा जाता है। तो ये एक तरीके से न्यायपालिका की तरह काम करती है संवैधानिक परिषद, जो एक महत्वपूर्ण भाग या अंग कह सकते हैं फ्रांसीसी संविधान का। तो राष्ट्रपति, वहाँ की राष्ट्रीय सभा जिसे संसद के हैं, और संवैधानिक परिषद, 3 वहाँ के महत्वपूर्ण घटक हो गए वहाँ पे शासन को चलाने के लिए। तो ये था इस प्रकार फ्रांस के संविधान की विशेषताएं। फ्रांसीसी संविधान, मिश्रित शासन प्रणाली, संकट काल का शिशु, गणतंत्र आदि जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं फ्रांसीसी संविधान। धन्यवाद।